तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बाद आज हम शुरू करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस चैप्टर्स के ऑलरेडी 5 पार्ट्स बन चुके हैं। उनकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के एडवांस तक की जितनी भी चीज़ें हैं इस चैप्टर्स की वो सारी क्लियर की हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से उनको एक बार ज़रूर देख लीजिए ताकि आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी क्रिस्टल क्लियर हो सके। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस अब इसमें शुरू करेंगे और आज हमारा ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है, डिकम्पोजिशंस होती हैं और आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जिसमें मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में भी बताया था। ठीक है, तो उसको भी आपको याद करना है। तो अब है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं पहले आप ये समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर एक सब्सटेंस है आपका AB, क्या है AB, और दूसरा है आपका CD। इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन हुई तो जो ये A है ये किसके साथ चला गया, ये जो A है ये इस D के साथ चला गया और ये जो C है ये इस B के साथ चला गया। ठीक है, तो इससे क्या बना आपका, यहाँ से बना आपका AD और यहाँ से बना आपका CB। ठीक है, तो ये हैं आपके रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली दो कंपाउंड्स के बीच में आयंस एक्सचेंज करते हैं अपने को। ठीक है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह रहे हैं। दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। यहाँ पर आयन क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं और एक नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह रहे हैं। ठीक है, अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस यूजुअली occurs in solution and one of the products being insoluble, जिसको आप बोलेंगे precipitate। ठीक है, ये क्या होता है, separates as a solid। ठीक है, precipitate मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो बॉटम में बैठ जाता है नीचे, जब सॉल्यूशन में कोई चीज़ सॉल्यूबल नहीं हो पाती है वो इनसॉल्यूबल रह जाती है, सॉलिड की फॉर्म में नीचे जमा हो जाती है, एक पीपीटी उसके नीचे बन जाती है, तो उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है और इसके अंदर ही आप क्या पढ़ते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे एग्जाम्पल है आपका, देखो आयंस एक्सचेंज करें, यहाँ पर है आपका सोडियम सल्फेट एंड बेरिलियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड दोनों एक्वस फॉर्म में है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये किस में होगी, सॉल्यूशन में ही होगी। इसमें दोनों कंपाउंड्स क्या होने चाहिए, सॉल्यूशन फॉर्म में होने चाहिए, एक्वस फॉर्म में होने चाहिए, तभी उनके बीच में ये रिएक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर सोडियम जो है, यहाँ पर जो सोडियम है, सोडियम के जो दो आइटम्स हैं Na2 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये किसके साथ चले जाते हैं, ये चले जाते हैं आपके इस Cl के साथ, किसके साथ, Cl। तो ये बना जाता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। क्या बनाता है ये, सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पर जो SO4 है ये किसके साथ चला जाता है, ये चला जाता है बेरियम के साथ और बनाता है आपका बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन रहा है, ये सॉल्यूबल नहीं होता है, ये इनसॉल्यूबल होता है, सॉलिड फॉर्म में ये जमा हो जाता है, बॉटम में जो कंटेनर में जो सॉल्यूशन है उसके नीचे बैठ जाता है, इसको हम प्रेसिपिटेट कह रहे हैं और इसीलिए इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस यूजुअली किस में होती है, सॉल्यूशन में होती है, किस में होती है, सॉल्यूशन में होती है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर सोडियम के कितने आइटम्स हैं भैया, यहाँ पर सोडियम जो है क्या है, इस पर प्लस चार्ज होता है और जो इसका जो क्लोरीन है इस पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको ये समझना है, जो ये सोडियम है इस पे प्लस चार्ज है और सोडियम के साथ जो SO4 है इस पे माइनस चार्ज है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बेरिलियम है इस पर क्या हो जाएगा, आपका प्लस चार्ज हो जाएगा और इसमें जो क्लोरीन आपका लिखा हुआ है वो क्या है, माइनस चार्ज है। तो यहाँ पर जो सोडियम है वो किसके साथ आ गया, क्लोरीन के साथ, बेरियम किसके साथ चला गया, सल्फेट के साथ। तो यहाँ पर आयंस क्या कर रहे हैं, अपने को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। ठीक है, सोडियम ने किसकी जगह ली, बेरियम की जगह ली। ठीक है, और सोडियम किसकी जगह चला गया, बेरियम की जगह चला गया, सोडियम क्लोराइड बना दिया। SO4 किसकी जगह चला गया, SO4 चला गया आपका बेरियम के साथ, तो बेरियम सल्फेट बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड NCERT में एक
क्या है, एक्टिविटी है। और मैं पहले से ही बोल रहा हूँ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। एनसीईआरटी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, एक्टिविटी 1.10। यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 ml सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपको 3 ml बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेना है ना। सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है और दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपको बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेना है, ठीक है। इन दोनों को आपको तीसरे स्टेप में मिक्स कर देना है, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर देना है। तो दोनों के बीच में क्या होगी, रिएक्शन होगी। तो जब रिएक्शन होगी तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे नीचे कुछ चीज़ें जमा हो गई है, सॉलिड पार्टिकल्स, यही है प्रेसिपिटेट। ये किसका प्रेसिपिटेट बन गया, बेरियम सल्फेट का। और इसमें और क्या चीज़ है, सोडियम क्लोराइड यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको समझाई वो एक्टिविटी की फॉर्म में आपको इस तरीके से परफॉर्म करनी है अपनी लेबोरेटरी में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 टेस्ट ट्यूब चाहिए, एक टेस्ट ट्यूब में आपको 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट लेना है और दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपको 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेना है। दोनों सॉल्यूशन होने चाहिए, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, दोनों के बीच में रिएक्शन होगी तो बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। सोडियम किसकी जगह ले लेगा, बेरियम की जगह ले लेगा, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, क्योंकि बेरियम क्लोराइड के साथ है, ठीक है। और यहाँ पर जो SO4 है वो किसकी जगह चला जाएगा, किसकी जगह चला जाएगा, आप यहाँ पर देखिए आपका बेरियम सल्फेट बन रहा है ना। तो बेरियम सल्फेट Na की जगह ले लेगा, किसकी जगह ले लेगा, Na की जगह, ठीक है। तो प्लस आयन जो होगा वो माइनस आयन के साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर आयन क्या कर रहे हैं, अपने को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो यही है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बहुत सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स है, जैसे यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट जो एक्वस फॉर्म में है, सोडियम क्लोराइड भी एक्वस फॉर्म में, ऑब्वियसली दोनों एक्वस फॉर्म में ही होंगे। दोनों सॉल्यूशन मिक्स हुई है तो सिल्वर क्लोराइड बना और सोडियम नाइट्रेट बना, ठीक है। क्या बना, यहाँ पर Ag किसके साथ चला गया, इस Cl के साथ चला गया, तो AgCl बना। प्लस यहाँ पर जो NO3 है वो किसके साथ आ गया, इस सोडियम के साथ आ गया, तो क्या बन गया आपका NaNO3 फॉर्म हो गया, ठीक है। दूसरी रिएक्शन देखिए, बेरियम क्लोराइड कॉपर सल्फेट के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो बेरियम BaSO4 बन रहा है और कॉपर क्लोराइड बन रहा है, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर लेड नाइट्रेट है, ठीक है ना, जो Na2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है और लेड सल्फेट बना रहा है। तो ये जो SSS सॉलिड फॉर्म में जितनी भी चीज़ें ये आपको दिख रही हैं, ये सारी PPT बन रही है। यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड की PPT बन रही है, यानी प्रेसिपिटेट बन रहा है। यहाँ पर बेरियम सल्फेट है ना, यहाँ पर लेड सल्फेट, यहाँ पर कॉपर सल्फाइड, यहाँ पर लेड आयोडाइड, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बन रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं आपके, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या आप कह सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, ठीक है। अगली रिएक्शन आती है आपकी रेडॉक्स रिएक्शंस। देखो रेडॉक्स रिएक्शन, जब किसी रिएक्शन में ना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चल रहे होते हैं तो उन दोनों को मिला करके हम रेडॉक्स कहते हैं। यहाँ पर जो रिडॉक्स है, रिडॉक्स में जो RED है इसका मतलब होता है रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। और जो ऑक्स है इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है, यही डेफिनेशन कह रही है। रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली मीन्स वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर गेट्स रिड्यूस्ड। यहाँ पर एक रिएक्टेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा, मतलब उसके साथ ऑक्सीजन ऐड होगी या हाइड्रोजन रिमूव होगी, और दूसरा रिड्यूस होगा, मतलब उसमें से ऑक्सीजन रिमूव होगी या फिर हाइड्रोजन ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है एक्चुअली में, ऑक्सीडेशन की यहाँ पर 2 डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। इन दोनों में से कुछ भी हो रहा है तो दैट मीन्स ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। तो द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन के एडिशन को हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन कह रहे हैं। या फिर किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन जब रिमूव होती है तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। सिमिलरली रिडक्शन के केस में भी है, जब हाइड्रोजन ऐड होती है किसी सब्सटेंस से
मतलब द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन, तो उसको हम रिडक्शन कहेंगे। और जब ऑक्सीजन रिमूव होगी किसी सब्सटेंस से तो उसको भी हम रिडक्शन कहेंगे। तो यहाँ पर बात क्या आई, यहाँ पर बात ये आई जब किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन ऐड होती है, जब किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन ऐड होती है तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। या फिर जब किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव होती है, किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव होती है तो हम उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो रिडक्शन में क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडेशन है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रिडक्शन है। लेकिन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीडेशन है। जब ऑक्सीजन रिमूव होगी किसी सब्सटेंस से तो वो रिडक्शन है, लेकिन जब हाइड्रोजन रिमूव होगी तो वो क्या है, ऑक्सीडेशन है। जब ऑक्सीजन ऐड होगी किसी सब्सटेंस से तो ऑक्सीडेशन है, और जब हाइड्रोजन ऐड होगी तो वो क्या है, रिडक्शन है। तो ऑक्सीडेशन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ रिडक्शन, पॉइंट टू बी नोटेड। ऑक्सीडेशन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ रिडक्शन। जो ऑक्सीडेशन होता है वो रिडक्शन के जस्ट क्या होता है, ऑपोजिट होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना है कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में दो चीज़ें और होती है, एजेंट। एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन दे रहा है ऑक्सीडेशन के लिए, जो ऑक्सीजन दे रहा है मतलब जिससे ऑक्सीजन बिछड़ रही है, रिमूव हो रही है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। या फिर विच रिमूव्स हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन को रिमूव करने का भी काम कर रहा है, उसको भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होगा, जो हाइड्रोजन दे रहा है रिडक्शन के लिए किसी रिएक्शन में तो उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। या फिर द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन, मतलब जो ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन इज आल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स के माध्यम से बहुत अच्छे से समझोगे इस चीज़ को कि क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट। एग्जाम्पल, व्हेन कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड मीन्स CaO, कॉपर ऑक्साइड, जब इसको हीट किया जाता है किसके साथ, H2 के साथ, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब H2 के साथ रिएक्ट किया जाता है तो क्या बनता है, कॉपर मेटल बनती है। क्या बनती है, कॉपर मेटल बनती है। कॉपर ऑक्साइड की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, CuO की बात कर रहा हूँ। जब ये H2 के साथ रिएक्ट करता है तो ये O जो है ये H2 के साथ चला जाएगा तो H2O बनाएगा और ये कॉपर मेटल आपकी अलग हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड है ये रिड्यूस्ड हुई है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन था, लेकिन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन नहीं है उसके साथ, क्योंकि ऑक्सीजन ने उसका साथ छोड़ दिया, मतलब ये रिड्यूस्ड हुई है। तो ऑक्सीजन किसके साथ गई, इस H2 के साथ गई। यहाँ पर देख रहे हो H2O बन गया, रिएक्टेंट में H2 था लेकिन प्रोडक्ट में H2O बन गया, मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई, ऑक्सीजन ऐड हो गई मतलब वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जो ऑक्सीजन दे रहा है। तो ऑक्सीजन कौन दे रहा है, कॉपर ऑक्साइड दे रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर इसके पास ऑक्सीजन थी, यहाँ पर नहीं है, मतलब इसने H2 को दे दी, तो जो ऑक्सीजन दे रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है ना, और यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, आपका H2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, यहाँ पर समझिए। ठीक है, ये देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ चल रहा है। यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड है ना, इस कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इस कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो गई, रिमूव हो गई, और यहाँ पर केवल कॉपर बच गया। और यहाँ पर H2 जो है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि H2 के साथ यहाँ पर ये वाली O जुड़ गई, ये वाली ऑक्सीजन ऐड हो गई। तो ऑक्सीजन का ऐड होना मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिमूव होना मतलब रिडक्शन। समझ आया, समझ आया। अब यहाँ पर देखिए इस रिएक्शन में देखिए कौन सा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज्ड हुई है, यहाँ पर कौन सा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो यहाँ पर सब्सटेंस है आपका H2 जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, मतलब जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ती है वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ही तो ऑक्सीजन जुड़ रही है, H2O बन रहा है इसीलिए यहाँ पर। तो ये H2 क्या है आपका, ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है ना, ये H2 क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। H2 इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड इन दिस रिएक्शन। और दूसरी तरफ क्या है, सब्सटेंस रिड्यूस्ड,
कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर रिड्यूस हुआ है क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीजन यहाँ से हटी है, रिमूव हुई है, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पर कॉपर बच गया, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था तो ये रिड्यूस हुआ है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जो ऑक्सीजन को दे रहा है, विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर व्हाट? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि इसने H2 को क्या दी है? ऑक्सीजन दी है, तो जो ले रहा है वो क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हुई तो यहाँ पर H2 क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, CO क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। कौन सा सब्सटेंस यहाँ पर रिड्यूस हुआ है? कॉपर ऑक्साइड। कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हुआ है? हाइड्रोजन। आई होप आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर इससे रिलेटेड एक छोटी सी एक्टिविटी देख लीजिए। पहले देखिए यहाँ पर एक ट्राईपोड पर हमने जो है एक जो है कि यहाँ पर चाइना डिश रखी हुई है ऊपर, ठीक है ना, स्टैंड है ये, नीचे से बर्नर पे यहाँ पर आग जल रही है, बर्नर पे हमने इसको रखा है। टेक अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर इन चाइना डिश, है ना। यहाँ पर आपको चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर पाउडर लेना है। ये कैसा होता है कलर में? ब्राउन होता है कलर में, इट इज़ रेड ब्राउन इन कलर, ठीक है। इसको जब हम हीट करेंगे बच्चों तो बहुत स्ट्रोंगली हमें इसको हीट करनी है ओवर अ बर्नर, तो ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसको हम कह रहे हैं कॉपर ऑक्साइड। ये रिएक्शन बार बार आ रही है ना, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद O2, तो क्या बना आपका? CuO, कॉपर ऑक्साइड, 2 कॉपर ऑक्साइड, है ना, 2 बन जाएगा। तो इधर भी कॉपर ऑक्साइड, इधर भी कॉपर ऑक्साइड, केवल इधर 1 कॉपर ऑक्साइड था, इधर कितने बन गए? 2। कैसे? क्योंकि यहाँ पर देखो जो ये ऑक्सीजन है ना, यहाँ पर ये ऐड हो गई है इस कॉपर के साथ, तो यहाँ पर कॉपर क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है ना। कॉपर तो मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ठीक है। तो जब मेटल, देखो यहाँ पर कॉपर क्या है? मेटल है ना, और O2 क्या है? यहाँ पर नॉन मेटल है, यानी गैस की फॉर्म में है। तो यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है? कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, क्योंकि ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इसके साथ यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गई? ऐड हो गई। और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन से ही ऑक्सीजन क्या हो रही है? रिमूव हो रही है, तो कॉपर के साथ जा रही है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर Cu, कॉपर रिएक्ट विद O2, तो क्या बना आपका? CuO, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर मेटल। तो कॉपर मेटल से आपका कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब जब इसको, ये हीटेड कॉपर ऑक्साइड को जब हम H2 के साथ रिएक्ट करते हैं, इसमें हाइड्रोजन गैस को हम क्या करते हैं? जब पास करते हैं उसमें हीट अप्लाई करके, तो ये फिर से किस में टूट जाता है? CuO प्लस H2O में। कॉपर प्लस H2O में क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया? फिर से रिडक्शन हो गया, और H2 का क्या हो गया? यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। यही वाली रिएक्शन मैंने आपको बताई थी पिछली स्लाइड में, ठीक है। तो ये है आपकी एक्टिविटी। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस आर, ये NCERT से लिया है मैंने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हर एक रिएक्शन, हर एक इक्वेशन NCERT की इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जिंक ऑक्साइड जो है ये कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है, Zn, और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ पर ZnO का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, और कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि कार्बन के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है और जिंक से यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रही है? रिमूव हो रही है, ठीक है। मैग्नीज ऑक्साइड की बात करें, MnO2, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या बना रहा है? MnCl2, मैग्नीज क्लोराइड प्लस 2H2O प्लस क्लोरीन गैस। समझ आया ना? तो यहाँ पर देखिए MnO2 का जो है रिडक्शन हुआ है, ठीक है, और HCl का यहाँ पर क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया? ऑक्सीजन क्या हो गई? ऐड हो गई, ठीक है। और यहाँ से Cl से हाइड्रोजन क्या हो गई? रिमूव हो गई। तो हाइड्रोजन का रिमूव होना भी क्या है? हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या होता है? बताइए। अब आप सोचिए, जब हाइड्रोजन रिमूव होती है तो उसको आप क्या कहते हैं? ये देखिए यहाँ पर मैंने बताया था, जब हाइड्रोजन आपकी रिमूव हो रही है तो उसको आप क्या कह रहे हैं? उसको भी आप ऑक्सीडेशन ही कह रहे हैं। तो दोनों का ऑक्सीडेशन यहाँ पर पॉसिबल है, दोनों का ऑक्सीजन यहाँ पर पॉसिबल है, और वो हो भी रहा है, देख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आप,
यहाँ पर MnO2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और HCl का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर HCl के साथ H2O जुड़ गया और Cl के साथ क्या जुड़ गया, Cl से हाइड्रोजन रिमूव हो गई, तो क्लोरीन का भी ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि उससे क्या हो गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गई। ठीक है, और यहाँ पर H के साथ क्या हो गई, ऑक्सीजन ऐड हो गई। तो ये वाली रिएक्शन थी। तो इन रिएक्शंस कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू जिंक। ठीक है, सिमिलरली इन रिएक्शन 1.32 HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, यहाँ पर HCl मैंने बताया ना ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, किस में, क्लोरीन में, और MnO2 क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है MnCl2 में। ठीक है, तो ये देखिए MnO2 क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, HCl क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। यहाँ पर आपको ये पता चल रहा है। ठीक है, उसके बाद इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ, है ना। एवरीडे लाइफ में जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं उस पर हमारे क्या क्या, हम पर क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, इफेक्ट पड़ते हैं, इनकी हम बात करते हैं। तो जो नया सिलेबस है उसमें आपको बहुत जगह बताया गया है कोरोजन्स और रेंसिडिटी रिमूव हो गई है, लेकिन भैया देखो जो कोरोजन और रेंसिडिटी है ना वो ऑक्सीडेशन के ही एग्जाम्पल्स हैं, तो ये एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि रिमूव हुए हैं, तो इनको भी आपको पढ़ना ही चाहिए। तो दीज आर टू कॉमन इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस विच वी ऑब्जर्व इन डेली लाइफ, है ना। हम डेली लाइफ में इनको ऑब्जर्व करते हैं। लोहे पर जंग लग जाना, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। खाना आपका ख़राब हो जाता है कई बार, है ना। तेल में पकी हुई चीज़ों को आप ज़्यादा देर तक रखोगे तो उनमें स्मेल आने लगती है ना, या उनका जो टेस्ट होता है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, और अनप्लीजेंट स्मेल उनमें से आने लगती है। तो ये सब रेंसिडिटी के एग्जांपल है। लोहे पर जंग लगना कोरोजन का एग्जांपल है। तो ये सारी चीज़ें आपकी डेली लाइफ में होती रहती हैं। ठीक है, तो जो कोरोजन है, कोरोजन इज़ द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली, धीरे 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 करके मेटल्स ख़राब होती जाती हैं बाय द एक्शन ऑफ एयर, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, या जब नमी होती है, मॉइस्चर, या फिर उनमें कोई केमिकल आ गया जैसे एसिड वगैरह, है ना, उनकी सरफेस पर। तो कोरोजन इज caused mainly by the oxidation of metals by the oxygen of air, है ना। बिना ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन तो पॉसिबल नहीं है ना, ऑक्सीजन का होना तो ज़रूरी है ऑक्सीडेशन के लिए। ठीक है, तो जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, मेटल, आयरन एक मेटल होती है जिसका फॉर्मूला होता है Fe। ठीक है, तो आयरन जो है ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है, क्या हो जाती है, ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है, और इस पर जंग लग जाता है, और उसको हम रस्ट बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं, जो कि रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस होता है। ठीक है, यहाँ पर आप इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये आपका क्या है, ऑक्सीजन के कुछ आपके मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ एटम्स हैं, जो यहाँ पर आयरन, ये लोहे की कील आप देख रहे हो, यहाँ आकर के ब्राउनिश कलर की हो गई, है ना, क्योंकि इस पर जंग लग गया है, इस पर रस्ट लग गया है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं इन चीज़ों को बाहर नहीं रखना चाहिए ताकि इन पर रस्ट ना लगे। ठीक है, तो ये देखिए आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और H2O के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि देखो जो एयर है ना उसमें वाटर पार्टिकल्स भी होते हैं जब वो मॉइस्चर होती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी जब बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है, ये उसके साथ तुरंत रिएक्ट कर लेता है और Fe2O3 H2O बना लेता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके एग्जाम्पल्स में। ठीक है, तो यहाँ पर NCERT में इस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है कोरोजन को। यहाँ पर देखिए आप, इसमें कौन सी लाइन आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, से इस पर इफेक्ट पड़ता है, एसिड हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें मैंने बताया, ऑक्सीजन हो गया, तो हम कहते हैं भाई ये कोरोड हो गया, है ना, कोरोड हो गया। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, कोरोजन कह रहे हैं। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, जैसे चांदी के बर्तन होते हैं ना, चांदी के जो कंटेनर्स होते हैं, सिल्वर के जो कंटेनर्स वगैरह होते हैं, बने हुए होते हैं, उन पर भी रस्ट लग जाता है ना, ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है उन पर, ब्लैक कलर की लेयर लग जाती है ना। ऐसे कॉपर पे आपने देख, जैसे पायल वगैरह पहनती हैं महिलाएं, तो वो पायल कुछ टाइम बाद ना काली पड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि वो सिल्वर की होती है, चांदी की होती है, तो उस पर रस्ट लगने लगता है, क्योंकि वो खुले में होती है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है ना। तो सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, है ना, कॉपर के बर्तन देखते होंगे आपके, हरे हरे कलर की जो कि लेयर उनमें लग जाती है। ठीक है, वो भी एक तरह से रस्ट लग गया उन पे। तो जो मेटल से बनी हुई चीज़ें हैं ना, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, इन पर ये सारी चीज़ें कोरोड हो जाती है। ठीक है, अगर इनको मॉइस्चर में आप रख दो, ऑक्सीजन जहाँ पर हवा है वहाँ पर इनको रख दो, ठीक है ना, या कोई एसिड इन पर चला गया तो उसकी वजह से ये ख़राब हो जाती है। ठीक है,
तो कोरोजन काउजेज डैमेज टू कार बॉडी, कार की जो बाहर की बॉडी होती है, जो बड़े बड़े ब्रिज होते हैं, आयरन की जो रेलिंग्स होती हैं, शिप्स होती हैं, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें जितनी भी चीज़ें मेटल्स की बनी हुई हैं, उन सब पे जंग लग जाता है, रस्ट लग जाता है, वो ख़राब हो जाती है। तो कोरोजन ऑफ आयरन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। एंड एवरी ईयर एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज्ड आयरन। ठीक है, तो ये इन चीज़ों को प्रिवेंशन के क्या मेथड है ना, आयरन पर रस्ट न लगे, उसको आप कैसे प्रिवेंट करोगे रस्ट से, कोरोजन की प्रोसेस से, इन सब चीज़ों को हम चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल में। ठीक है, वैसे आप प्राइमर वगैरह, पेंट वगैरह लगा देते हैं लोहे की चीज़ों पर, तो वो इसीलिए लगाते हो कि वो रस्ट से बचे, ठीक है, कोरोजन से बचे, कोरोड होने से बचे। ठीक, अगला है आपका रेंसिडिटी, है ना, रेंसिड होना किसी चीज़ का। ऑक्सीडेशन आल्सो हैज़ डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑन फूड, फूड पर जब डैमेजिंग इफेक्ट पड़ता है ना, तो वो रेंसिडिटी की वजह से होता है ना। विशेषकर कौन सा, जो फैट और ऑयल्स से बनी हुई चीज़ें होती हैं, है ना, तेल की बनी हुई चीज़ें होती हैं। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो गया भाई, हवा से ही तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन होता है, तो इसीलिए उसको एरियल ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, एयर से जो हो रहा है ना। तो मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट, है ना, इनका टेस्ट और स्मेल में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, तो इसी को हम रेंसिडिटी कहते थे। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड या रिटार्टेड। प्रिवेंटेड मतलब फुली इनको आपने प्रिवेंट कर दिया, रिटार्टेड मतलब पूरी तरीके से प्रिवेंट तो नहीं हुई, लेकिन इनमें जो रेंसिडिटी की प्रोसेस है वो फिर स्लो डाउन हो जाती है ना, धीरे धीरे होने लगती है, फास्ट नहीं होती है। रिटार्टेड इन द फॉलोइंग वेज, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट ऑफ फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। फैट्स और ऑयल से बने हुए जो फूड्स मटेरियल हैं, उनमें अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स यूज कर लें तो उससे क्या हो जाता है, ये क्या हो जाते हैं, प्रिवेंट हो जाते हैं। ठीक है, कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स यूज्ड इन फूड टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी, जैसे BHA एक एंटीऑक्सीडेंट है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोक्सी है, ठीक है, हाइड्रोक्सी, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी, ये सारी चीज़ें हैं। BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, एक है BHT ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी ट्यूलिन, ठीक है। तो ये कुछ एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं जिनको फैट और ऑयल से बनी हुई जो मटेरियल्स हैं, फूड मटेरियल्स हैं, सब्सटेंसेस है, उनमें हम अगर ऐड कर देंगे तो कुछ हद तक हम क्या कर सकते हैं, इनको बचा सकते हैं। ठीक है, किससे, रेंसिडिटी से। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस। आपने चिप्स के पैकेट्स देखे होंगे, वो किस तरीके से भरे हुए होते हैं ना, उनमें हवा, तो उनके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, ये अनरिएक्टिव गैसेस होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको इसके अंदर फिल कर दिया जाता है, और इनके अंदर जो चिप्स होते हैं जो कि फैट ऑयल से बने हुए होते हैं, वो रेंसिडिटी से क्या हो जाते हैं, प्रिवेंट हो जाते हैं, बच जाते हैं। ठीक है, अच्छा, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्टेड बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। आप खाने को रेफ्रिजरेटर फ्रिज में क्यों रखते हो, ताकि आपका खाना बचा रहे, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, और टेम्परेचर कम होने की वजह से, लो होने की वजह से वो चीज़ ऑक्सीडाइज्ड होने से क्या हो जाती है, बच जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर आपकी रेंसिडिटी को आप स्लो डाउन कर सकते हैं। ठीक, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्टेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, है ना, एयर टाइट कंटेनर्स मतलब जिनके अंदर एयर ना जाए, है ना, एयर टाइट कंटेनर्स में आपने फूड मटेरियल्स को रख दिया, तो आप उसको कुछ हद तक रेंसिडिटी से बचा सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप रेंसिडिटी से चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक, ये वाला जो टर्म है ये है रिटार्टेड, ऐसे यहाँ से आप हटा दीजिएगा। ठीक है, इसमें भी अब देखिए, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्टेड बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, है ना, सनलाइट से, लाइट से अगर आप उनको दूर रख देते हो तो उससे भी, उस केस में भी आप
रेंसिडिटी से उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना। उस प्रोसेस को आप स्लो डाउन कर सकते हैं, ठीक। तो ये है आपकी आज की पूरी क्लास, और इस तरीके से आपका केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस वाला जो चैप्टर है पूरे 7 पार्ट्स में मैंने कंप्लीट किया है। इससे पहले जो 6 पार्ट्स है उनके लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। यहाँ से आप अपनी एग्ज़ाम की बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मिलते हैं अब एक नए और फ्रेश चैप्टर के साथ। लेकिन उससे पहले इस चैप्टर्स के जितने भी आईएमपी और पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं उनके लिए मैं आपको एक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, है ना, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, स्किल बेस्ड क्वेश्चन, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, पॉसिबल है, उनके लिए मैं ये चीज़ आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो वो बहुत ही जल्दी आपके सामने आ जाएगी, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो अपनी पढ़ाई को लेकर के वाकई में सीरियस है, वहाँ तक आप इनको शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी इस तरीके का कंटेंट मिल सके और वो पूरा बेनिफिट उठा सके, ठीक है ना। तो आज की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।